हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबा एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो जनरली एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एनाटमी होती है, इसके अंतर्गत हम क्या किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो जो हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना जो होता है वो हमारे एनाटमी के अंतर्गत आता है। तो एनाटमी क्या होती है? एनाटमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जो टॉमी वर्ड है, टॉमी जो है, टॉमी का मीन्स क्या होता है? टॉम। टॉम का मतलब क्या होता है? टॉम का मतलब होता है कटिंग करना। ठीक है, तो कटिंग करना ये जो है इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है उसको कट करके देखना और उसकी स्टडी करना हमारे एनाटमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियो का मतलब क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? फिजियो का मतलब होता है फंक्शन एंड लॉजी। लॉजी से वर्ड आता है, मतलब जो लॉजी होती है ना, एक्चुअल में वो लोगस वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड होता है। लोगस का मीन्स क्या होता है? लॉजी होता है। ठीक है, और लॉजी का मीन्स क्या होता है? तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो हम फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमारे जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है, जो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको देखना, उसको काटना, उसको डाइसेक्ट करना। ठीक है, काटना एक तो टर्म वर्ड है। ठीक है, और उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं डाइसेक्ट करना। ठीक है, डाइसेक्ट करना है ना। तो ये जो डाइसेक्शन वर्ड है, डाइसेक्ट या डाइसेक्शन, डाइसेक्शन इन दोनों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कटिंग करना। ठीक है, तो कटिंग करने में मतलब कि जो एनाटमी होती है, ठीक है, एनाटमी के अंतर्गत हमारे जो ह्यूमन बॉडी पार्ट होते हैं उसको हम काट करके देखेंगे कि वो किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी को हम डाइसेक्शन, कटिंग और ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हम एनाटमी किसे बोलते हैं, देन फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं। एनाटमी सिंपल सा वर्ड है। एनाटमी में हम हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि उसको काट करके देखना और उसकी स्टडी करना कि ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होती है हमारी एनाटमी। अब फिजियोलॉजी मतलब कि हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे कि हमारा जो स्टमक है वो डाइजेशन का वर्क कर रहा है, हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये किस तरह से फंक्शन करना है, किस तरह से काम कर रहा है, जो इसका वर्क होता है उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर डिनोट करते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या होता है? हमारे छोटे छोटे से एटम्स होते हैं। कई सारे एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई सारे मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, जब बंच ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बंच बना लेते हैं, तब जाके क्या होती है? हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम जो सेल होती है, सेल को क्या कहते हैं? सेल जो होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं? हमारे एटम्स। ठीक है, तो बंच ऑफ एटम आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। और कई सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब क्या बना लेते हैं? ग्रुप बनाएंगे या फिर क्या बनाते हैं? बंच बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हमने छोटे छोटे से हमारा न्यूक्लियस बना दिया, हमारे सेल ऑर्गेनिल्स बना देते हैं हम ये छोटे से। ठीक है, ये हमारे सेल ऑर्गेनिल्स हो गए। तो जो सेल होती है, ठीक है, हमारे सेल को क्या कहा जाता है? जो सेल होती है, सेल को हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। एक सिंगल सेल भी जो होती है ना, वो बॉडी के सभी फंक्शन को सभी फंक्शन करने के लिए कैपेबल होती है। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी की फंक्शनल एक्टिविटीज होती है उन सभी को रेगुलेट करने के लिए हमारी सेल जो होती है एसेंशियल होती है। ठीक है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये जो सेल है, ऐसी कई सारी सेल जो होती है आपस में जुड़ेंगी, क्या करेंगी? एक बंच के फॉर्म में, यानी कि ग्रुप बना लेंगी। ग्रुप बना के कई सारी सेल जब आपस में जुड़ेंगी, ये एक सेल थी, ऐसे हमने कई सारी सेल को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारी सेल आपस में जुड़ गई, तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है,
कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखने का काम करता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है ब्लड, बोन, रेटिकुलर, लिम्फेटिक, ये सभी क्या होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्केलेटल जो सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, ये भी क्या होता है, हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। मतलब कई सारी सेल जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही कई सारे टिश्यू जो होते हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं, टिश्यू है बहुत सारे टिश्यू, जैसे कि कई सारे कनेक्टिव टिश्यू आ गए, वो जुड़ गए, ठीक है। कई सारे मसल्स टिश्यू आकर के जुड़ गए और उन्हें एक पूरी मसल्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये एक ऑर्गन बना लेंगे। कई सारे टिश्यू जब आपस में आके जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, तो हम यहाँ पर भी बना देते हैं, ठीक है। स्टमक, ये हो गया हमारा स्टमक, ये इसको क्या ये हमारा स्टमक है। टॉम शब्द ऑर्गन होता है, ये किस तरह से फंक्शन करता है, इसकी क्या एनाटॉमी होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जब ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम जैसे कि हमारा स्टमक को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है ना, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे माउथ, बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, ये सभी जो चीजें होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। तो कई सारे स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन करने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं, एक उनका बंच बनता है, ग्रुप बनता है, जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जैसे बोल दिया। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, ब्रेन के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें नर्व्स होती है, नर्व फाइबर होते हैं हमारे, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, ये सभी आपस में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब क्या करते हैं, आपस में जुड़कर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने दो सिस्टम देख लिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। ऐसे ही हमारे मस्कुलर सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऐसे कई सारे सिस्टम होते हैं जिनसे मिलकर के क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्या बनती है, एक बॉडी बनती है, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ आता है, हमारे पूरा इकोसिस्टम में आता है। तो आई होप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो एनाटॉमी जो है, हमने देख लिया कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी जो वर्ड है, मतलब उसमें क्या करना है, हमको काटना, डाइसेक्ट करना, डाइसेक्ट करके यानी कटिंग करके उसकी स्टडी करना हमारे एनाटॉमी में आता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स क्या थे, हिप्पोक्रेट्स जो है वो हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन थे। ये क्या थे, फर्स्ट फिजिशियन थे, क्या थे, वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन थे। यानी कि ये कौन थे, ये जो थे हमारे हिप्पोक्रेट्स, ये एक डॉक्टर थे, वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन या फर्स्ट डॉक्टर थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे अपने एनाटॉमी फील्ड में, ठीक है। इसलिए जो हमारे हिप्पोक्रेट्स सर हैं, हिप्पोक्रेट्स सर को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम हिप्पोक्रेट्स को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। और जो हमारे हिप्पोक्रेट्स है ना, हिप्पोक्रेट्स क्योंकि वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन थे, ये क्या थे, हमारे हिप्पोक्रेट्स जो है वो हमारे फर्स्ट फिजिशियन थे वर्ल्ड के, है ना। तो मतलब इन्होंने क्या करा, मेडिसिन में भी अपना योगदान दिया। क्या करा, हिप्पोक्रेट्स का योगदान रहा मेडिसिन में भी, ठीक है। तो मेडिसिन में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, इसलिए जो हमारे सर हिप्पोक्रेट्स है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम हिप्पोक्रेट्स को, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स इनका क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारा योगदान रहा, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिए, ठीक है। इनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, देन हिप्पोक्रेट्स सर को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं हमारा हीरोफिलस सर। जो हीरोफिलस सर है, हीरोफिलस से हम समझ लेते हैं कि हीरो है, ठीक है। तो हीरोफिलस जो है, हीरोफिलस साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, एडवांस लेवल में स्टडी करी थी। क्या करी थी, एडवांस लेवल में हमारे एनाटॉमी की स्टडी करी थी। मतलब कि जो ये वर्ड आया है हमारा क्या, टोमी, यानी कि ये हमने देखा था यहाँ पर डाइसेक्ट करना।
डाइसेक्ट करना मतलब कि काटना, कोई सा भी ऑर्गन है जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम काटेंगे यानी कि काट दिया हमने, वो क्या कहलाएगा, डाइसेक्ट कहलाएगा, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमने उसको क्या कर दिया है, उसकी टॉमी कर दी, यानी कि उसकी कटिंग कर दी, उसका डाइसेक्शन कर दिया। तो डाइसेक्ट करना मतलब कि काट कर देखना, और एडवांस लेवल पे उसको काट कर देखना और उसकी स्टडी करना किसने बताया था, सर हीरोफ्लस ने बताया था। तो जो हीरोफ्लस होते हैं, हीरोफ्लस को ने हमारा वर्ड दिया, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इन्होंने जो हीरोफ्लस है, इन्होंने डाइसेक्शन वर्ड दिया, ठीक है। डाइसेक्शन वर्ड जो है हमारे सर हीरोफ्लस के थ्रू ही आया, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, डिफरेंशिएट करने में जो है मतलब हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कौन सी नर्व्स है, वेन है, ठीक है, इन सभी को डिफरेंशिएट करके हमारे सर हीरोफ्लस ने बताया। हीरोफ्लस ने बताया तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीरोफ्लस को फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब कई, ये सिर्फ ये दो ही साइंटिस्ट नहीं, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट आए जिनका कंट्रीब्यूशन रहा एनाटॉमी में, ठीक है। जैसे कि विलियम हार्वे सर थे, विलियम हंटर थे। विलियम हार्वे ने स्टडी करी एडवांस लेवल पर, फिर उसके बाद विलियम हार्वे के ही जो फ्रेंड थे जिनका नाम था विलियम हंटर, विलियम हंटर ने भी इसकी क्या करी, एनाटॉमी के ऊपर स्टडी करी है हमारी, ठीक है। मतलब ये जो चार साइंटिस्ट के नाम बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और कई सारे जो है हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कई सारे डिस्कवरी करी है, तो जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, हम बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, हमने उसको नहीं देखा, लेकिन मैं उनको बता दूंगी आप सभी को, मतलब कि ऐसे ओरली, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे एंड्रियास वेसिलस। एंड्रियास वेसिलस क्या थे, एंड्रियास वेसिलस जो है वो एक प्रोफेसर थे। एंड्रियास वेसिलस क्या है, एक प्रोफेसर थे, ठीक है। तो एंड्रियास वेसिलस और लिगोंडस जो दो साइंटिस्ट थे, वो दोनों ही क्या थे, हमारे प्रोफेसर थे, और इन दोनों साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। इनको क्या कहा जाता है, याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है। तो ये एनाटॉमी में इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे कि हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसे बोलते हैं, तो बेसिकली हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक सर को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो सेल थी उनको देखा हमारे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ही, है ना, लेकिन और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उसके बाद हमारे सर आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने कई सारे सेल की डिस्कवरी करी। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है हम सर लुईस पास्चर को कहते हैं। ऐसे इसमें जो फादर ऑफ एनाटॉमी है वो हम कहते हैं हीरोफिलस सर को, ठीक है। हीरोफिलस फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी जो है हमारे एंड्रियास वेसिलस को भी कहते हैं, और लिनोड डा वेनिसी जो लिनोड, ये आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये लिनोड डा विंसी है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल सर है, ठीक है, एरिस्टोटल सर को कंपेयर एनाटॉमी का फादर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इन्होंने क्या करा था, कई सारे, जैसे कि हमारा ऑर्गन है स्टमक का फंक्शन अलग है, और ले लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा लीवर, तो लीवर का फंक्शन अलग है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करना मतलब कि अलग कंपेयर करना एक दूसरे से चीज़ों को, ठीक है। तो वो जो कंपेरिजेशन है उसका श्रेय हमारे साथ एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, कंपेरिजन किया था, ठीक है, इसलिए हम इसको फादर ऑफ कंपेरिजन एनाटॉमी भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा था, जो ऑर्गन थे उनको कंपेयर करके देखा था कि किस तरह के ऑर्गन कैसे दिखाई देते, उन सभी को कंपेयर करके इन्होंने देखा था, ठीक है। अब यहाँ तक का आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। तो ब्रांचेस क्या होती है, हम उन सभी चीज की स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ब्रांच, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे ब्रांच होती है। हम देखते हैं ब्रांच में हमारा सबसे पहले क्या आता है, ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। तो
ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब उसको हम इजीली नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। उसकी जो स्टडी करना यानी कि देख करके स्टडी करना वो हमारे ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब कि क्या, ऐसी एनाटॉमी जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो जो होती है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, वो हमारी कहलाती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तो आई होप ये दो हमारे क्या है ब्रांच समझ में आई होगी। हमने फर्स्ट ग्रॉस एनाटॉमी देखा, सेकंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। थर्ड क्या है हमारा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या करते हैं, हमारे डेवलप होने की प्रोसेस, मतलब कि जो बेबी होता है, जब फीटस जो होता है हमारा एम्ब्रियो जब मदर की वॉर्म में होता है, वहाँ से लेकर जब तक कि उसकी डेथ तक जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी की स्टडी करना हमारे डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आता है। यानी कि जो फर्स्ट के 8 वीक से लेकर के डेथ तक जितने भी होने वाले डेवलपमेंट है उन सभी की स्टडी हम एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। जो एक होता है हमारे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब जो बेबी होता है, जब वो मदर की वॉर्म में रहता है तब उसकी जो स्टडी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग के 8 वीक से लेकर बर्थ तक जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसकी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देन डेवलपमेंटल एनाटॉमी में मतलब जब बर्थ हो गया उसके बाद से लेकर डेथ तक जितने भी फंक्शन होते हैं, जितना भी उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में इतने से होते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारा साइज इतना बड़ा हो जाता है, तो ये सभी जो डेवलप्ड हो रहा है इन सभी की स्टडी जो है हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। आई होप यहाँ तक का सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा सरफेस एनाटॉमी। फोर्थ क्या आता है हमारा सरफेस एनाटॉमी, मतलब कि जो हमारे सरफेस जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी में जैसे कि हमारी स्किन है, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम उसकी स्टडी करेंगे। सरफेस एनाटॉमी में क्या आता है, जैसे कि पल्पेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे कि हम हार्ट बीट को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, देन एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखते हैं रीजनल एनाटॉमी। फिफ्थ क्या होता है हमारे रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, इस रीजनल एनाटॉमी में क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के स्पेसिफिक रीजन होते हैं उन सभी की स्टडी जो करनी होती है वो हमें इस रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत करनी होती है, ठीक है। जैसे कि रीजनल एनाटॉमी मतलब स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि अपर आर्म हो गया है ना, ये लोअर आर्म, तो हम इसमें देखेंगे हमारा आर्म, फोर आर्म और हैंड पोर्शन। जैसे कि हमारे जो आर्म एरिया होता है इसमें हमारी ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इधर हमारे रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रेडियस बोन किस साइड प्रेजेंट होती है, जो हमारा थंब का साइड होता है वहाँ हमारी रेडियस होती है, देन हमारी जो फिंगर है इस साइड हमारी अल्ना बोन प्रेजेंट होती है। ऐसे ही इसमें हमारी कार्पल, मेटाकार्पल, देन फेलेंजिस बोन प्रेजेंट होती है। ये सभी कितनी क्या क्या बोन कैसे कैसे प्रेजेंट होती है हम ये स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। आज हमारा बेसिक पोर्शन है, आज हम इस बेसिक को कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया होगा ये, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे से आगे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा क्योंकि आज से हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आगे हम और भी ज़्यादा डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 6 है हमारे कैडावरिक एनाटॉमी, ठीक है। कैडावरिक एनाटॉमी, कैडावरिक एनाटॉमी। इस कैडावरिक एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, मतलब कि जो भी हमारे डेड टिश्यू है, मतलब कि या हमारा कोई सा ऑर्गन है जिसको हमने ऑटोप्सी के थ्रू या बायोप्सी के थ्रू निकाला है हमारी बॉडी से, बायोप्सी नहीं बोल के हम ऑटोप्सी बोलते हैं। जो भी डेड टिश्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं। फिक्स करने के लिए हमें एक स्पेशल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम फिक्सेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा फॉर्मेलिन, जैसे कि उसके अंदर हम इसको फिक्स करके रखेंगे, यानी कि कुल मिला के जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसको फिक्स करके रखना वो होता है हमारे कैडावरिक एनाटॉमी। अब कैडावर का है तो कैडा से आप हार्ट मत समझ लेना, ये हार्ट के बारे में नहीं बता रहा है। कैडावरिक एनाटॉमी में हमारे जो प्रिजर्व्ड टिश्यूज होते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं, है ना। तो आई होप यहाँ तक का तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 7th है हमारा लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। लिविंग
लिविंग एनाटॉमी। ठीक है, लिविंग एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं हम, जो जितने भी हमारे लिविंग इंडिविजुअल है, ठीक है, उन सभी की जो स्टडी होती है वो हम लिविंग एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि पाल्पेशन हो गया हमारा, हमारे हार्ट जो साउंड है उसको सुनने की जो प्रोसेस हो गई विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, तो ये सभी और एंडोस्कोपी, वो सभी हमारे जो है लिविंग एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारी इमेजिंग एनाटॉमी। इमेज से समझ में आ रहा है इमेजिंग, है ना। इमेज मतलब कि क्या करेंगे हम इसमें फोटो लेंगे, मतलब कि क्या करेंगे इमेजिंग एनाटॉमी में, या तो हमें उसकी फोटो लेना है। फोटो कैसे लेते हैं एनाटॉमी में, अब इसमें सेल्फी तो लेनी नहीं है, फोटो लेना है। तो फोटो एनाटॉमी की फोटो कैसे, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी के स्ट्रक्चर की फोटो लेना है हमें। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से लेंगे, वो हम या तो लेंगे एक्सरे की हेल्प से, ठीक है, या फिर हम यूएसजी करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हमारी बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे, उसकी स्टडी करना होता है। जैसे कि हमें एक एग्जांपल लिख देती हूँ मैं इसके अंदर, एक्सरे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लेना होता है, हमारी बॉडी की इमेज लेनी होती है, वो आती है हमारे इमेजिंग एनाटॉमी में, या फिर रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, जेनेटिक वर्ड से समझ में आ रहा है ना, कि इसमें जो हमारे जो जेनेटिकल पोर्शन है, जैसे कि क्रोमोसोम्स हो गए, हमारे जीन हो गए, उनकी स्टडी जो होती है वो हम जेनेटिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हमारी एक और होती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ठीक है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी 9 और उसके बाद ये 10। ठीक है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी उसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, तो इसमें जितनी भी हमारे डिसीज्ड टिश्यू है, ठीक है, क्या क्या डिसीज हो रही है, किस तरह से हमारा जो ऑर्गन है वो डिसफंक्शन कर रहा है, मतलब एक तो हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन हो गया, एक डिसफंक्शन जो होता है उसकी स्टडी करना। तो हमारे जो बॉडी में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो रही है, क्या डिसीज क्रिएट हो रही है, उनकी स्टडी जो होती है हमें पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंतर्गत करनी होती है। ठीक है, उसके बाद एक तो हमारे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी हो गई, उसके बाद एक आता है हमारे अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, तो अप्लाइड एनाटॉमी में जितनी भी डिसीज्ड टिश्यू होते हैं, हमारी जो बीमारियां होती है उनको पहचानना, उनकी स्टडी करना, देन उनका ट्रीटमेंट करना, वो होती है हमारे अप्लाइड एनाटॉमी। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, फिर पैथोलॉजी एनाटॉमी में हमें क्या करना है, ओनली डिसीज की स्टडी करना। ठीक है, और जो अप्लाइड एनाटॉमी है इसके अंतर्गत क्या करना है, हमें डिसीज की स्टडी भी करना है, ठीक है, उसको पहचानना भी है, उसका डायग्नोसिस करना है, ठीक है, और प्लस हमें क्या करना है, साथ ही साथ में उसका ट्रीटमेंट भी करना है। ठीक है, तो ये जो होती है वो हमारी अप्लाइड एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, आगे बचा है हमारा न्यूमेनकल्चर। ठीक है, और हम देखेंगे एनाटॉमी की जो हमारी टर्मिनोलॉजीज होती है, हमारे जो पोजीशंस होती है, वो उन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है, अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।